वेलकम टू वास्तविक मैथमेटिक्स। तो आइए, जो हमने पिछली वीडियो में अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न अलजेब्रा को, ये उसी का लेक्चर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 को हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा जो है ग्रुप थ्योरी है और रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, कोई सी भी थ्योरी हो जो मॉडर्न अलजेब्रा में है, उनमें सेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ सेट्स का हमें बेसिक पहले से ही पता रहना चाहिए। देखिए, मैं चाहता तो सीधा ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर सकता था, पर जैसे मैंने बताया था कि हम बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहले ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले, ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें कुछ सेट्स के बारे में पता होना जरूरी है, जो जिन सेट्स का ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी आगे सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि मोस्टली ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी उन्हीं सेट्स के ऊपर चलेगी। तो उन सेट्स का हमें पता होना पहले से ही बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं उन सेट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले सेट आता है Zn करके। ठीक है, Zn, इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ n। आप इसे रेजिड्यू क्लास बोलते हैं या फिर रिमाइंडर क्लास ऑफ n। ठीक है, सेट ऑफ रिमाइंडर और रेजिड्यू क्लास ऑफ n। इसके अंदर आते कौन कौन से एलिमेंट है? Zn के अंदर एलिमेंट आते हैं 0, 1, 2 अप टू n-1 तक। देखिए, कोई भी अगर नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है 7 है, मैंने 7 लिया है नंबर, तो अगर आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 7 से डिवाइड करने पर, और किसी भी नंबर को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा, अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो x को, तो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो क्या बचता है? 0 बच सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही चीज बच सकती है। ठीक है, तो जो जब हम इन नंबर्स को एक सेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है? रिमाइंडर क्लास ऑफ 7। ये क्या बन गया हमारा? रिमाइंडर क्लास ऑफ 7। तो उसी तरीके से Zn मींस सेट ऑफ रिमाइंडर क्लास ऑफ n। ठीक है, तो Zn के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 0, 1, 2 अप टू n-1। देखिए, n-1 तक क्या आता ना, जो 7 की क्लास थी उसमें हाईएस्ट एलिमेंट क्या आ गया? 6, क्योंकि अगला एलिमेंट तो फिर दोबारा से 0 ही हो जाएगा, रिमाइंडर 0, 7 हो तो डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए Zn के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 0, 1, 2 अप टू n-1 तक। ठीक है, तो देखिए कुछ पहले सेट लिख के देख लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपसे कोई बोले व्हाट इज Z4, तो Z4 के अंदर क्या आएंगे? 0, 1, 2 और 3, मतलब इससे एक कम तक। ठीक है, स्टार्ट 0 से होंगे। ठीक है, अगला जैसे कोई बोले Z7 क्या है, जो भी लिख के बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि Z13 क्या है, तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारा क्या है? Z13। ठीक है, तो अब आपको ये वाला सेट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम। देखिए, इसके साथ साथ कुछ थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। अगर कोई पूछे हमें कार्डिनलिटी ऑफ Zn, कि Zn की कार्डिनलिटी क्या होती है। ठीक है, देखो, Z कार्डिनलिटी को इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, कार्डिनलिटी बोल लो, या फिर कार्डिनलिटी का सिंपल मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn। कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर आप ये सिंपल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो Zn की कार्डिनलिटी क्या होगी? Zn के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो क्या होते हैं हमारे? n। Zn के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? n, जो कि आपको दिख रहा है n-1, तो ये हो गए, और एक 0, इसलिए कितने एलिमेंट हो गए टोटल? n। तो Z4 के अंदर देखिए कितने एलिमेंट आएंगे? जो ये नीचे होता है वही क्या होता है? उसकी कार्डिनलिटी। Z4 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 4, काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। Z7 के अंदर 7, Z13 के अंदर 13। तो कार्डिनलिटी ऑफ Zn रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ Zn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Zn इक्वल टू n। ठीक है, साथ साथ आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो अब हम सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक सेट आता है हमारा, वो है हमारा सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 2 जो कि हमारा UN।
कि यूएन क्या होता है, ठीक है। यूएन इसका भी बहुत आगे यूज होएगा। ये क्या कहता है कि यूएन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे एक्स बिलोंग टू एन सच दैट, या फिर ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि जो एलिमेंट होगा वो 1 और n के बीच में होगा, सच दैट जीसीडी ऑफ x कोमा n इक्वल टू 1, ठीक है। इसे बोलते हैं हम यूएन सेट। ये हमारा क्या है, यूएन सेट। इस सेट को ऐसे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर वो नेचुरल नंबर आएंगे जो नेचुरल नंबर 1 और n के बीच में होंगे, और जिसका जीसीडी मतलब वही नंबर आएंगे, वही x आएगा जिसका जीसीडी इस n के साथ 1 होगा, ठीक है। तो आई एक एग्जांपल से आपको समझ आएगा अच्छे से। जैसे कि कोई पूछे आपसे कि U10, जैसे U10 पूछे, U10 क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 से 10 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 आता है। तो देखिए 1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 को भी लेते हैं हम, ठीक है, 6 7 8 9, ये हमारे 1 से 10 के बीच के नंबर हो गए। अब हमें देखना इनमें से किन नंबर्स का 10 के साथ जीसीडी 1 है। तो किसका है, एक तो 1 का है, ठीक है, एक 3 का है, एक 5 का है, एंड एक 7 का है, और एंड एक सॉरी 5 का नहीं है, ठीक है, 5 का जीसीडी तो 1 नहीं होता, 5 का जीसीडी तो 5 हो जाएगा, 10 के साथ जीसीडी 5 हो जाएगा, और एक 9 है। तो कितने एलिमेंट है टोटल, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो U10 हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 7 9। तो इससे हमारा U10 क्या हो गया, 1 3 7 9, ठीक है। तो हमें मतलब ये दिखाना है, ये देखना है कि जब भी हमसे कोई UN पूछा जाए तो मतलब 1 से n के बीच के ऐसे कितने नंबर है जिनका जीसीडी n के साथ 1 है, या फिर जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि U7 बताइए, तो U7 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि आपको पता है इन सब नंबर्स का 7 के साथ जीसीडी 1 है, क्योंकि खुद 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो हर नंबर के साथ जीसीडी 1 ही होता है, ठीक है। ऐसे आप और भी नंबर्स लिख लेंगे। ये हमारा यूएन सेट है, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन इससे कार्डिनलिटी। थोड़ी चीजें हम मैंने बोला कि साथ साथ करते चलेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ यूएन, यूएन की कार्डिनलिटी क्या होगी, या फिर ऑर्डर ऑफ यूएन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, देखिए आपने एक नंबर थ्योरी में एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं आइलर फाई फंक्शन, जो क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एन। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, फाई एन। देखिए अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है फंक्शन तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फाई एन कुछ नहीं होता, ये जस्ट वही रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर के 1 to n whose GCD with n is 1, with n is 1, जिनका जीसीडी n के साथ क्या होता है, 1 होता है। तो ये वही डेफिनेशन जो ये डेफिनेशन है कि भाई हमें यहाँ भी तो वही नंबर ढूंढने होते हैं 1 और n के बीच के, जिनका जीसीडी n के साथ क्या हो, 1 हो। तो ये फाई फंक्शन भी यही कहता है। तो इसलिए कार्डिनलिटी जो है यूएन की वो क्या होती है हमारी, फाई एन। यहाँ से हमें क्या आता है, नंबर पता चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा कि फाई एन को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ आ गया लिखने के लिए, जैसे 512 पूछ लिया या 514 पूछ लिया, जिनको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं बेसिक एक रिजल्ट लिखवा दूं। एक रिजल्ट होता है, ये आप लिख लीजिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पे अलग से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट ऑफ फाई एन, ये फाई एन का रिजल्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, 5 P1 K1 P2 K2 और डॉट डॉट डॉट। देखिए कोई भी नंबर है, पहले आप उसे क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 5 अलग अलग ब्रेक हो जाता है, मीन्स P1 K1 का अलग, ठीक है, इंटू 5 P K2 का अलग, डॉट 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 अलग अलग हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी अगर प्राइम नंबर है और उसकी पावर K1 है तो उसका निकालने का तरीका ये होता है, P K1 माइनस P K1 माइनस 1, ठीक है। ये से निकालने का हमारा तरीका होता है, ठीक है, ठीक है।
तो आप ये वाला कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है हमारा। तो फिर इसके बाद जैसे ये इसका हो गया, सिमिलरली आप इसका क्या हो जाएगा, पी के टू माइनस पी के टू माइनस वन, ठीक है। ऐसी डॉट डॉट अगर आगे कुछ चीजें होंगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, पर वैसे बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि u, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए u कुछ भी ले लीजिए, जैसे u10 क्या होगा, ठीक है। u10 क्या होगा, जैसे अभी हमें आप पता भी u10, यहाँ तो देखो हम कार्डिनलिटी तो सिंपल लिख के भी काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 हमें पता है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। पर लेकिन जो ज्यादा जैसे सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि u जब ये n आगे अंदर वाला बड़ा होगा तब तो आपको सेट बनाना मुश्किल होगा ना, तो आप डायरेक्ट कार्डिनलिटी का आंसर कैसे देंगे, वो इस फॉर्मूले से देते हैं, ठीक है। तो u10 क्या हो जाएगा हमारा 510। सबसे क्या पहले क्या कीजिए कि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो कि आपको पता है क्या होता है 5 2 इंटू 5, यही होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। फिर बताया कि ये अलग अलग ब्रेक हो जाता है, मीन्स 5 2 एंड 5 5, ठीक है। ये ब्रेक हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 2 की पावर 1 जो कि बताया कि इसके ऊपर पावर 1 है, ये ना फॉर्मूला 2 की पावर 1 माइनस इसी 2 की पावर में से एक पावर और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 इंटू ऐसी 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 2 माइनस 1 1 और ये 5 माइनस 1 4, कितना आंसर आ गया 4। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या निकल गई 4। और हमने ऊपर चेक भी किया था u10 की कार्डिनलिटी थी भी कितनी 4, ठीक है। ये समझ आया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं ऊपर थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है वाला, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, ये एग्जांपल फर्स्ट था, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक थोड़ा बड़ा उठा लेते हैं, ये पूछ लिया u28 कि u28 क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 28 का क्या होगा, आप 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू में 7, यही होगा, ठीक है। क्योंकि 4 7 28, 2 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। फिर अगला बताया कि अब यहाँ 5 लिख लीजिए 5, ठीक है, क्योंकि 5 होता है। फिर क्या होगा, यह अलग अलग हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 7, ठीक है 1। फिर बताया कि अलग अलग ब्रेक कैसे होता है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 वो पावर सेम माइनस 2 की पावर अब एक कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 5 यहाँ 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 4 4 माइनस 2 इंटू में 7 माइनस 1, 7 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12, कितना आंसर आ गया 12। 2 यहां से आएगा 2 इंटू 6 12, तो आंसर कितना हो गया 12। मतलब u28 क्या होगा 12। आप उसे बना के भी देख सकते हैं, जैसे कि बना के देखना हो, आपको u20 चेक करना हो कि u20 28 12 आएगा कि नहीं आएगा, वो आप बना के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं उसे। जैसे कि आपसे पूछे u28 सेट होगा क्या, आपको पता है u28 के अंदर 1 से 28 के बीच के वो एलिमेंट आएंगे जिनका जीसीडी 28 के साथ 1 होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते बनाते हैं कौन सा, सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 का जीसीडी 28 के साथ 1 होता है, ठीक है। 5 इसके अंदर आएगा, 7 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 9 आएगा, ठीक है। 10 नहीं आ सकता, 11 आएगा, ठीक है। 12 नहीं आ सकता, 13 आएगा, 14 नहीं आ सकता, 15 आएगा, 16 नहीं आ सकता, 17 आएगा, 19 हाँ 19 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। 18 तो नहीं आ सकता, 20 भी नहीं आ सकता, 21 भी नहीं आ सकता, 22 भी नहीं आ सकता, 23 आएगा फिर, एंड 24 नहीं आ सकता, 25 आएगा, एंड 26 नहीं आ सकता, 27 एक आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने आए टोटल एलिमेंट्स, हमारे कितने एलिमेंट आए टोटल 12 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए वही 12 आंसर निकला था, 12 मैंने बना के भी देख लिया। ये नंबर कैसे मैंने जल्दी से कर दिया, या आप वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप रिलेटिव प्राइम नंबर तो जल्दी से निकाल ही सकते हैं। आपको पता है कि 1 का जीसीडी 28 के साथ 1 होता है, 3 और 28 का जीसीडी भी 1 होता है, तो वो जितने भी नंबर थे वो यही थे 28 के बीच तक के, और 12 नंबर ही आए, ठीक है। तो
लेकिन अब जब भी कोई क्वेश्चन आए, कभी क्वेश्चन आएगा यूएन का कार्डिनलिटी के ऊपर, तो आपको इतना बड़ा एक पूरा सेट नहीं लिखना। अगर खाली कार्डिनलिटी का क्वेश्चन आया तो सिंपल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये तो चलो हमने बना लिया, पर कोई आपसे पूछ लीजिए कि पूछ ले U200 क्या होगा, तो आप बनाने थोड़ा बैठेंगे, पहले आप सीधा क्या करेंगे 5 200 करेंगे, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की कुछ पावर चलेगी, 5 की जो भी होगी, ठीक है। तो वो करके जो भी 2 की पावर K1 और 5 की पावर कुछ K2 कुछ जो भी आएगा, फिर ये फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट था यूएल। अब देखते हैं अगला सेट, ठीक है। देखिए जितने भी ये आपको कराए जा रहे हैं, ये आपका एक नोट्स भी है, बहुत अच्छे नोट्स भी बन रहे हैं आपके। आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइन वाइज। तो आप सारे जितने एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं ये भी आप लिखते रहेंगे। देखिए अब एक सेट आता है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम है डायहेड्रल सेट। देखिए अभी मैं सबके आगे सेट लगाता चल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप नहीं पढ़ाया है। अभी ग्रुप जब स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे इनमें से क्या ग्रुप बनते हैं, ZN ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, UN बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डायहेड्रल सेट ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, तब इन्हें हम आगे ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट सेट का बता रहे हैं कि इनके अंदर एलिमेंट्स कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या होता है सिस्टम, ठीक है। तो डायहेड्रल सेट, डायहेड्रल सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए पहले से थोड़ा सा मैं लिखने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक शेप दे दूं, ठीक है, ये मैंने आपको एक स्क्वायर दे दिया, दिस इज स्क्वायर, इसे नाम दे दिया, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये स्क्वायर लिख दिया। अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि ना कि क्या चेंज हम कर सकते हैं इसमें, जो चेंज मीन्स देखिए पहले हम इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। हम इसके अंदर रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे रोटेट कर सकते हैं स्क्वायर को, और साथ साथ हम इसकी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए आप पहले जब भी कोई शेप है तो पहले आप उसके अंदर देखिए कि कितनी सिमेट्री लाइन बन रही है। सिमेट्री लाइन कितनी है, सिमेट्री लाइन मीन्स वो होता है, मैं उसे लिख नहीं रहा इतना। सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है कि जिस लाइन को हम किसी शेप पे बनाए तो उसके दोनों साइड जो पोर्शन है उस शेप का पोर्शन वो सेम रहे, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि सिमेट्री लाइन कितनी है, अगर मैं इसकी सिमेट्री लाइन बनाऊं, सिमेट्रिक लाइन, ठीक है, तो कौन कौन सी बनेंगी, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, तो देखिए दोनों साइड का पोर्शन सेम रहेगा। एक हम ये बना सकते हैं, ठीक है, सेकंड, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। एक हम ऐसे डायगोनल से चल सकते हैं इस वाले, जो कि हमारी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। और एक हम इस वाले डायगोनल से चल सकते हैं जो कि हमारी 4 होगी, ठीक है। ये होती है हमारी सिमेट्रिक लाइन। तो जो भी हमारी सिमेट्रिक लाइन होती है उसके अराउंड जब हम चीजों को चेंज करते हैं तो वो हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन। और रोटेशन तो सिंपल है कि जितना एंगल बन रहा है, ठीक है, पर साइड जितना एंगल बन रहा है, अगर उस एंगल से हम चीजों को रोटेट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल को कैसे रोटेट कर सकते हैं, वो तो उसके एंगल पे ही डिपेंड करेगा, और रिफ्लेक्शन उसकी सिमेट्रिक लाइंस पर डिपेंड करेगा। देखिए अभी थोड़ा सुनने में टफ लग रहा है, ठीक है, पर जैसे ही अभी मैं डायग्राम सेट पूरा खत्म कराऊंगा बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अभी आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझते रहे, थोड़ी थोड़ी जितना समझ आ रहा है उतने उतना समझते रहे, ठीक है। तो सिमेट्रिक लाइन ये हो गई, ठीक है, और मैंने आपको इसकी रोटेशन भी बता दी। तो आइए अब इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं आपको एक, तो देखिए सिमेट्रिक लाइन में ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर सिमेट्रिक लाइन कितनी होंगी, हमें कैसे पता चलेगा। एक कोई भी शेप है उसकी जितनी साइड होती है, जितनी नंबर ऑफ साइड होती है शेप की, उतनी, कोई पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, जितनी उसकी साइड होंगी उतनी उसकी क्या होती है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन, उतनी उसकी सिमेट्रिक लाइन होती है, और उतनी सिमेट्रिक लाइन होती है तो उतनी क्या होंगी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कोई इतना सोचने वाली बात नहीं पड़ेगी आगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एक ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल के अंदर हमारी रिफ्लेक्शन लाइन कौन सी बनेगी, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो देखिए इसकी साइड भी 3 थी और रिफ्लेक्शंस भी 3 बनी। सेम पेंटागन है, ठीक है, ठीक है, पेंटागन है तो इसमें भी कितनी बनेगी, 5 साइड है तो 5 ही बनेगी, एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, ठीक है।
ऐसी क्या होगी, 5 लाइनें इसकी बन जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो लिखवाने वाला हूँ ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया कि ये होता क्या, मतलब अगर मैं इसे ना ही बताता तो भी आप कर लेते, पर जस्ट बेसिक बता दिया कि ये सिमेट्रिक लाइन क्या होती है। ठीक है, ये रोटेशन क्या होती है, ये सब आपको बेसिक बता दिया, बाकी सब आप फिजिक्स में ही पहले थोड़ा पढ़ चुके होंगे। तो ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैं आपको लिखने वाला हूँ डायहेड्रल सेट की डेफिनेशन, जो कि मेन डेफिनेशन है। ठीक है, तो डायहेड्रल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएन से। ठीक है, डीएन से इस सेट के अंदर पहले मैं लिख देता हूं सेट को। ठीक है, एक्स आई वाई जे ठीक है, ये हमारी सेट की मेन डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, एक्स आई कॉमा वाई जे टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सच दैट कि एक्स स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी बनता है ई। देखिए अभी मैंने ग्रुप पढ़ाया नहीं, आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं है, पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आपने थोड़ा सा भी अगर सब ग्रुप को थोड़ा जानते तो वो पता है आइडेंटिटी तो उसके अंदर आएगी। तो अभी ठीक है, जस्ट थोड़ा सा समझ के समझिए कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, मीन सेल्फ इनवर्स होते हो सारे। वाई की पावर एन क्या होगी, वाई आइडेंटिटी की एन वही जो यहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, और सच दैट एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। देखिए जो ये चीज है ना, ये एक रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे, वही एक्स वाई यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब जो ये आई है, ये आई हमारा, पहले मैं आपको बता दूं एक्स जो हमारा है ये हमारा है रिफ्लेक्शन, ये हमारा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन को, और वाई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशन को। ठीक है, देखिए जब भी डायहेड्रल सेट की बात होगी तो उसमें हमेशा रिफ्लेक्शन और रोटेशन की ही बात होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को थोड़ा डिफर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो ही तरीके होते हैं, तो आप रोटेट करो उसे या फिर आप उसे रिफ्लेक्ट कराओ। ठीक है, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिफ्लेक्शन को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोटेशन को। जो आई होता है हमारा वो चलता है हमारा 0 और 1, और जे हमारा चलता है 0 1 2 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, ये आई जे जो आपको दिख रहे हैं ये ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है आई, और जे हमारा 0 1 2 n-1 हो सकता है, और एक्स स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी बनता है, और वाई की पावर n हमेशा आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ये रोटेशन। ठीक है, अब देखिए अभी जब मैं आपको ये सेट की डेफिनेशन है, ठीक है, तो अभी जब मैं आपको कराना शुरू करूंगा, सेट को दिखाना शुरू करूंगा D4 D3 D2 को। ठीक है, तो जब आपको पूरा अच्छे से क्लियर तरीके से समझ आएगा, अभी आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये सर क्या लिख दिया एकदम से, इतनी सारी चीज क्या लिख दी, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप उन्हें देखेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी, पर ये लिखवाना भी जरूरी है, क्योंकि अब आपने पूरा डायहेड्रल सेट पढ़ लिया, लेकिन आपको उसका मेन डेफिनेशन पता है कि उस सेट की मेन डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो भी एक बेकार बात है। ठीक है, तो पता होना तो जरूरी है, तो टेंशन मत लो कुछ भी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट जैसे करूँ D4। ठीक है, D4 की बात करूं। ठीक है, तो D4 में देखो क्या होगा, पहले अगर इसे लिखूं D4 को तो क्या होगा लिखने का तरीका, एक्स आई वाई जे। ठीक है, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी होगा और y की पावर 4 आइडेंटिटी होगा, क्योंकि n हमारा क्या है इस बार 4 है, और ये तो चीज चलेगी चलेगी सच दैट एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो रिलेशन है, और हमें पता है ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन को रोटेशन को, तुम जानती है। ठीक है, लिखने की जरूरत है। आई हमारा कहां से कहां चलेगा, 0 से 1 तक, और जे कहां तक चलेगा 0 1 2 और 3 तक, n-1 तक चलता है ना, तो 4 -1 3 तक चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं बना के। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन की। ठीक है, और उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो डीएन होता है हमारा डीएन, उसमें हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल रहती है नंबर ऑफ रोटेशन के इन डीएन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ रोटेशन हमेशा इक्वल रहेगी, अभी हम आगे देखेंगे भी, पर अभी आप जस्ट इतना पढ़ लीजिए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कोई भी अगर डीएन सेट है उसमें जितनी रिफ्लेक्शन होगी उतनी ही रोटेशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बनाने वाला हूँ ये D4 सेट। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा D4 सेट बनाने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले D4 की बात करते हैं रोटेशन की, तो मैं आपको पहले रफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, तो
रफ करने से पहले आप एक चीज और लिख लीजिए, वो बाद में मैं करा भी दूंगा, ठीक है, वो लिख लीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ डीएन, डीएन की कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, मींस वही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डीएन के अंदर कितने आएंगे, तो कितने होते हैं 2n, कितने होते हैं 2n। देखिए 2n क्यों, क्योंकि हमने बोला रिफ्लेक्शन रोटेशन बराबर रहती है, तो इस 2n के अंदर क्या होता है, n तो हमारी होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, n तो हमारी बनेगी रिफ्लेक्शन और n हमारी क्या बनेगी, रोटेशन, ठीक है। तो अभी कोई ज्यादा वो देखने वाली बात नहीं है, मैं पूरा जो आपको कराऊंगा D4 ये बना के दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो समझिए आगे, ठीक है। इसे आप इतने नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको D4 बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं थोड़ा इसे रफ कर दूं, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए, अब जैसे हमें बोला है कि D4 बनाने के लिए, ठीक है, तो जैसे मैं D4 बनाने के लिए बोला, तो सबसे पहले आप, हमें पता है कि इसके अंदर रोटेशन आनी है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले रोटेशन के लिए जैसे काम करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, फॉर रोटेशन, ठीक है, फॉर रोटेशन के लिए, कि फॉर रोटेशन के लिए आप क्या करें पहले, कि जितनी आपकी, हमारा देखो टोटल एंगल कितना होता है, कोई भी अगर शेप बना रहे तो टोटल एंगल कितना होता है, वो हमारा कितना होता है कि 360 डिग्री, हम जानती हैं टोटल एंगल हमारा क्या होता है 360 डिग्री। तो अगर हमें रोटेशन का एंगल निकालना हो कि हम कितने एंगल से रोटेट करें कि जो मोशन है वो अनडिटेक्टेबल हो, ठीक है, जो डीएन के अंदर आ सके, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में एन। मीन्स जो आपको डीएन निकालने के लिए बोला है उस एन को आप डिवाइड में रख दीजिए 360 डिग्री के, वो आपका हमारा एंगल ऑफ रोटेशन निकल आएगा। अब क्योंकि हमें D4 बोला है तो हम यहाँ एन की क्या रख देंगे 4, ठीक है, तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है, कैंसल आउट किया तो क्या आ गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन हमारा आया 90 डिग्री। आप देखिए ये हमारा मान के चलते हैं, ये हमारा स्क्वायर, हम पता है D4 मतलब 4 साइड वाला पॉलीगन, ठीक है, तो हम एक स्क्वायर ले लें या फिर रेक्टेंगल ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जैसे हमने स्क्वायर लिया ABCD, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 तरीके से रोटेशन कितनी करनी है हमें 90 डिग्री, ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, देखिए सबसे पहले तो आएगा फर्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि जिसे हम कहते हैं R0। R0 का मतलब क्या है कि हम इसमें कोई भी एंगल का चेंज नहीं कर रहे हैं, एंगल कितना ले रहे हैं 0, R रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशन को, तो R0 क्या हो गया कि 0 एंगल की रोटेशन, तो 0 एंगल की रोटेशन तो कुछ होगी नहीं, वही सेम हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो सेम हम बना लेते हैं, ठीक है, तो वही सेम हमें मिल जाएगा जो कि हमारा रहेगा ABCD, ठीक है। अगला हो सकता है कि हम क्या करें R90, कि अपने ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से रोटेट कर दे, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है, तो और रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, हमेशा ये याद रखना कि रोटेशन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, यहां लिख भी सकते हो रोटेशन इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज ही करनी है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, जब तक बोला ना गया हो, ठीक है, फिक्स्ड होता है कि एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेशन करनी है। तो R90 में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर दे, तो जैसे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे आप तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, ये A यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C और यहाँ पे D। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अब अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा R180 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब दोबारा से जो R90 हुआ था उसमें और 90 डिग्री का रोटेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ, C यहाँ और D यहाँ, और लास्ट हमारा आएगा R270 डिग्री, क्योंकि देखिए 99 डिग्री का आगे चेंज करते जा रहे हैं ना, पहले 90, फिर 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, ये हमारा क्या आएगा, A हमारा इस बार नीचे आ जाएगा A B C और D, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया R270। अब जब हम 90 प्लस करेंगे R360 करेंगे, तो आपको पता है 360 में होगा क्या, जब हम दोबारा से R360 करेंगे, मान लीजिए हम R360 करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये A अब यहां चला जाएगा, ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा ABCD, और हम देख रहे हैं ये जो ABCD हमारा R0 का है, मेन शेप ही तो है, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री अगर आप किसी चीज को घुमा दोगे तो वापस वो उसी जगह पे आ जाती है, तो ये तो हमारा R0 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो इसे हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब हम आगे 90 डिग्री प्लस करेंगे 450, तो वो हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट,
फिर ऐसे आगे ये 4 चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो मेन जो 4 रोटेशन आएंगे हमारी ये निकल के आएंगे, जिसे हम रफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 रोटेशन हमारी मेन निकल के आई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि देखिए ये हमारी क्या, तो ये हमारी क्या निकल गई रोटेशन, ये सब हमारी क्या है रोटेशन। ठीक है, ये हमारी टोटल जो जितनी भी है, ये टोटल कितनी है रोटेशन, 4 रोटेशन आ गई हमारी टोटल ना, टोटल हमारे पास कितनी आ गई 4 रोटेशन आ गई। ठीक है, ऐसी तो अब मान लीजिए कभी आपको इधर D5 निकालने की बोले तो आप क्या करेंगे, 360 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी एंगल आएगा 72 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होगा, और जितनी बार हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब उस D5 का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हो, तो इसलिए रोटेशन भी क्या आएंगी 5 आएंगी। सिमिलरली D6 में 6 रोटेशन आएंगी। तो इसलिए DN में कितनी रोटेशन आती है, N रोटेशन मैंने बताया था अभी कार्डिनलिटी में कि N रोटेशन होती है, N ही रिफ्लेक्शन होती है। तो D4 था इसलिए 4 रोटेशन आई, और इसकी रिफ्लेक्शन भी 4 आएंगी, जो कि हम हमें आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो रोटेशन का सेट क्या है, रोटेशन का अगर सेट बनाना चाहे तो आप क्या है R0, R90, R180 और R270, ये हमारा क्या रोटेशन का सेट है। ठीक है, R फॉर रोटेशन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आ रही है हमारी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, जो सिमेट्रिक लाइंस होती है वही हमारी रिफ्लेक्शन होती है। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल शेप है ABCD। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल शेप है। हम इसकी पहले रिफ्लेक्शन करते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आपको पता ही होगी, इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन होगी। तो क्या हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब ये साइड ऊपर चली जाएगी, वाली साइड नीचे। तो AB कहां चले जाएंगे, यहाँ पर AD यहाँ पे आ जाएंगे, और BC यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली अगला हम क्या कर सकते हैं, ABCD, अगले हम कर सकते हैं वर्टिकल। अभी आपको मैंने डायग्राम बताया था कि इसकी 4 ही सिमेट्रिक लाइंस बनेगी, जितनी साइड्स होती है उतनी सिमेट्रिक लाइंस बनती है, और मैं बना के दिखाई थी। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी यही लाइन थी वर्टिकल, तो इसे रिप्रेजेंट कर देंगे V से, और क्या होगा इसमें चीजें ऐसे चेंज हो जाएगी, ये वाली साइड यहाँ और ये वाली साइड वहां पर। तो होगा क्या AB and DC। ठीक है, उसके बाद अगली आएगी आपकी ABCD, अगली आती है हॉरिजॉन्टल। ठीक, वो डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल आप कैसे करेंगे, ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, D है ना, तो इसमें क्या होगा, जो लाइन जिस डायगोनल से निकल रही है वो पॉइंट तो सेम रहेंगे, A और C तो यहाँ रहेगा सेम, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मींस D ऊपर एंड B नीचे। सिमिलरली जो लास्ट हमारी रह गई है वो है हमारी ABCD, और इस बार डायगोनल ये वाला चलेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं D' से। तो यहाँ भी वही है कि इस बार डायगोनल इस तरफ है, तो B और D तो सेम रहेंगे वाले, और ये आ जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भिचा सा हो गया, देख लेना। ठीक है, तो देखिए ये हो गए 4। ठीक है, अब तो हमारी टोटल रिफ्लेक्शन में कितनी निकल के आई, 4 रिफ्लेक्शन, जो कि हमें पहले से पता थी, क्योंकि मैंने आपको कार्डिनलिटी लिखवा दी थी। मैंने बताया था कि एनी रिफ्लेक्शन होती है, एनी रोटेशन होती है, तो 4 ही रिफ्लेक्शन और 4 ही रोटेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का सेट बनाए तो क्या आया, एक तो H आया, एक B, एक D और एक D'। ठीक है, तो ये आई हमारी 4 रिफ्लेक्शन। अब लिखते हैं हम कंप्लीट सेट, जो हमारा कंप्लीट सेट क्या बना। ठीक है, तो देखिए हमारा कंप्लीट सेट क्या बना, हमारा कंप्लीट सेट बन के आया D4, जो आया हमारे अंदर बन के, वो आया D4 इज इक्वल टू R0, R90, R180, R270। ठीक है, H, B, D एंड D', ये हमारे 4, ये हमारा कंप्लीट सेट बन के आया। और जो कि हम जानते थे कि कार्डिनलिटी ऑफ D4 क्या होगी, 2 into 4 इक्वल टू 8। ठीक है, और देखिए 8 इसके अंदर एलिमेंट्स आए हैं, तो ये हमारा डायहेड्रल सेट होता है। जितनी रोटेशन उतनी रिफ्लेक्शन, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन। रोटेशन निकालने का तरीका, पहले आप एंगल ऑफ रोटेशन निकालिए, जितना एंगल ऑफ रोटेशन आ गया उसको ही आगे चेंज करते रहिए। जैसे 90 आया तो 90 प्लस 90 फिर 180, फिर 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। सेम
अगर और रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करें, पहले उसकी सिमेट्रिक लाइंस बना लीजिए, और जितनी सिमेट्रिक लाइंस बनेगी वो उतनी साइड से इक्वल होती है, वो हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए अब मैं आपको और चीज तो कंस्ट्रक्ट नहीं करा के दिखाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करा के दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, पर मैं आपको जल्दी जल्दी अब करते हैं। ठीक है, बाकी मैं करा देता हूँ, चलो आपको एक तो सेट करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो D4 जैसे ही आया, ठीक है, तो अगर D3 का केस आया, मैं सिमिलरली जैसे मैं D3 का बोला, हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, D3 के लिए क्या होगा, पहले हम निकाले थे कार्डिनलिटी ऑफ D3, तो हमें पता है कार्डिनलिटी ऑफ D3 क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है 2n, तो 2 into 3 इक्वल टू 6, मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब 6 एलिमेंट के अंदर 3 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, 3 आएंगी रोटेशन और 3 आएंगी रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए आपको कितना आसान लगेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इसे। ठीक है, तो फॉर रोटेशन के लिए मैंने इससे पहले बताया था, फॉर रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना होता है एंगल ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा 360 डिग्री अपॉन में n होता है, n यहाँ पे 3 है तो हम n की जगह क्या लिखेंगे 3 से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये हमारा एंगल ऑफ रोटेशन निकाल के आया। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। ठीक है, तो इसमें रोटेशन कितनी होगी, एक होगी हमारी R0 जिसमें सेम ही आ जाएगा ट्राइंगल ABC, एक होगी हमारी R120 क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन 120 है, तो क्या हो जाएगा A ऊपर चला जाएगा, B नीचे, और यहाँ पे C। ठीक है, और एक होगी हमारी R240। ठीक है, 240, ये क्या हो जाएगा A P एंड C, और उसके बाद जब आगे 120 प्लस करेंगे 360 आएगा, और 360 दोबारा से R0 ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी 3 रोटेशन निकल के आ गई। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए आप जानते हैं, जैसे कि ट्राइंगल आप ले रहे हैं, ठीक है, ये आपने ट्राइंगल लिया ABC, तो आपको पता है मैंने 3 सिमेट्रिक लाइन इसकी बना के दिखा दी थी, तो पहली सिमेट्रिक लाइन क्या बनेगी, ये एक तो ये हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं FAA से, क्योंकि देखिए D4 केस में तो सिंपल लेते हैं HBD', ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और दूसरी साइड से डायगोनल। ठीक है, वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पर अब आगे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रिफ्लेक्शन को, ऐसे FAA, क्योंकि A के अराउंड हो रही है, फिर B के अराउंड हो रही है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जहां से लाइन जा रही है, ये ध्यान देना, जहां से लाइन जा रही है A, उसको तो रखो सेम। ठीक है, उसको तो ऐसे क्या एज इट इज लिख दो, जहां फिर बाकी जो 2 मेंबर रह गए उनको क्या कर दो इंटरचेंज, मतलब C ऊपर और B नीचे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखूं ABC, और इस बार अगर B के अराउंड रिफ्लेक्शन कराऊं तो क्या होगा, FBB लिखेंगे, कैपिटल B और स्मॉल b, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। फिर क्या होगा, B तो सेम और ये इंटरचेंज। ठीक है, एंड लास्ट वन इज F, एक मिनट, ये मैंने पहले ही बना दिया। ठीक है, C के अराउंड, तो ये तो क्या होगा FCC, तो यहां क्या हो जाएगा C सेम और ये आपस में इंटरचेंज। तो रिफ्लेक्शन भी कितनी निकल के आई, 3 रिफ्लेक्शन। ठीक है, 3 ही रोटेशन निकल के आई और 3 ही हमारी रिफ्लेक्शन निकल के आई, तो इससे हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये सेट बना है वो क्या बन गया D3। ठीक है, इसे रफ करते हैं, तो D3 हमारा क्या बन गया, D3 हमारा आ गया सेट R0, R120, R240, FAA, FBB एंड FCC। ठीक है, या देखिए अब तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम 2 सेट करते हैं D4 और D3, अब आपको समझ आ गया कि आसान ही चीज है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। रोटेशन के लिए सिंपल एंगल ऑफ रोटेशन निकालिए, फिर आगे काम हो जाता है, रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल सिमेट्रिक लाइन बनाइए और फिर इसके बाद काम हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे अब आपसे अगर कोई पूछ ले, ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर आपसे आगे कोई पूछ ले कि बताइए D5 क्या होगा, तो D5 क्या हो जाएगा R0। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, D5 के लिए होगा क्या, 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R0, R72, R144, R कितना हो गया R260, राइट, है ना, एंड R288, राइट, है ना,
एंड देन R360 ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा FAA, FBB, FCC, FDD एंड FEE, ठीक है, क्योंकि 5 ही रिफ्लेक्शन आ रही है, 5 ही रोटेशन आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारी D5 हो जाएगा। सिमिलरली आप D6, D7, D8 सब कुछ लिख सकते हैं। बेसिकली वैसे जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो D3, D4, ठीक है, D5, D6, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी आए तो आप लिख ही रहेंगे सिंपल, ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। HVD वो खाली D4 केस में हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां 4 चीजें होती है, साफ दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। बाकी आगे जितनी भी साइड्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम AA, BB, CC, DD, EE, T6 होता था FF, ठीक है, आगे चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा डायहेड्रल सेट। देखिए वैसे तो डायहेड्रल सेट पे एक अलग से पूरी वीडियो बनाई जा सकती है 15-20 मिनट की, पर हमने यहीं से, क्योंकि सेट हम कवर कर रहे हैं तो सारे सेट यहीं पे कवर करते चलेंगे। आगे अब ये सेट ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की डिस्कशन है, पहले हम जितने इंपॉर्टेंट सेट है वो सारे डिस्कवर, वो सारे पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा आने वाला है, जो ये सब नोट कर लीजिए, सब आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, एक तरह से PDF ही आपकी बन रही है, जस्ट आप इन्हें नोट करते जाइए, ठीक है। मैंने आपको कार्डिनलिटी भी लिखवा दी, ठीक है, तो सब कुछ लिखवा दिया इतना। अब आगे देखते हैं अगला, जो क्या है हमारा एक सेट आता है आपका, जिसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ क्वाड्रेनियन सेट, ठीक है। क्वाड्रेनियन सेट, ठीक है, बेसिकली से Q8 लिखते हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना अगर स्पेलिंग कुछ थोड़ी सी गलती हो गई हो तो। मेन क्या है क्वाड्रेनियन सेट, ठीक है। तो इस सेट के अंदर क्या होता है, Q8 हमारा होता क्या है, इसके अंदर एलिमेंट आते हैं +-1, +-A, +-J, +-K, ठीक है, इस तरीके से। एंड सब क्या होता है सेल्फ इनवर्स, I² = J² = K² =-1, सब क्या होते हैं -1, सेल्फ इनवर्स में सॉरी -1, ठीक है। और साथ साथ कंडीशन क्या चलती है, सच दैट क्या चलता है कि IJ = होता है हमारा KK = होता है -JIK, ठीक है। सिमिलरली JK = होता है हमारा IK = होता है -KJK, ठीक है। KI = होता है JK = होता है -IKK। देखिए मैंने इसे एक साथ लिख दिया, ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं IJK बनता है, ठीक है, वही कि JI -K बनता है, ठीक है, तो मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सेट होता है Q8। तो देखिए इतना ज्यादा देख कर डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा सेट से इतनी सारी चीजें आ रही है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेन तो एलिमेंट्स पे नजर रखिए कि आपके अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। एलिमेंट्स तो सिंपल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट तो ये हो गए +-1, ये 4 में समझ लेना, नहीं ये 8 एलिमेंट है, ध्यान से +- भी है, प्लस का 1 -1 2, प्लस का i माइनस का i 4, ठीक है, ऐसे ये 4 और तो कितने 8 एलिमेंट है। ये तो जस्ट है कि रिलेशन कि वो होंगे कैसे, वो कैसे एलिमेंट होने चाहिए, वो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि अगर तीनों का किसी का भी स्क्वायर करे तो सब क्या है -1 आए और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो देखो आपको थोड़ा सा वेक्टर्स याद नहीं आ रहा, वेक्टर में तो ये करते हैं हम I क्रॉस J क्या बनता था, K बनता था, लेकिन J क्रॉस I करो तो -K बनता था। तो थोड़ा थोड़ा उसका बस ऐसी जस्ट, बाकी रिलेशन में कुछ नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर अगली चीज, ठीक है, अब आता है किसमें, कार्डिनलिटी, वही बात कार्डिनलिटी ऑफ Q8। तो ये तो आपको सिंपल दिख रही है 8 होती है, ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही सेट होता है ये Q8, ये भी नहीं कि अलग अलग चलेगा, Q16 आएगा, Q आएगा, मतलब जो हमें पढ़ना है सिलेबस में वो Q8 ही आएगा, ठीक है। तो उसके सिंपल कार्डिनलिटी आप देख के कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सिंपल आपको दिख रहा है 8 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी Q8 की क्या होती है, 8 होती है। देखिए इस सेट की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जब ये काउंटर एग्जाम्पल में बहुत काम आता है, और इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे कि ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, बेसिकली ग्रुप है ये, ठीक है। फिर ये रिंग बनता है कि नहीं बनता, मतलब फील्ड, ठीक है, सब चीजें इसके बाद पढ़ेंगे, तो इसका भी बहुत काम चलता है। तो इसलिए हमने पहले ही थोड़ा सा पढ़ लिया कि ऐसे एलिमेंट आते हैं और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमारी 8 होती है, ठीक है। अब अगला जो सेट एक और आने वाला है, ये देखिए हमारा तीसरा पहला दूसरा तीसरा ये 4th सेट था, ठीक है। अब आ रहा है हमारा अगला सेट 5th, ये भी छोटा ही सेट है, क्लाइंट
फोर, ठीक, क्लाइंट फोर्स सेट बोल लो, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रुप बी है, ठीक है, ठीक है, क्लाइंट फोर्स सेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा एक ये सेट होता है जिसके अंदर आते हैं ए स्क्वायर, सॉरी ई ए बी एंड ए बी, ठीक है, सच दैट कि ए स्क्वायर बी ई होता है, बी स्क्वायर बी ई होता है, एंड ए बी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी हमारा ई होता है। मीन्स ये सिंपल एक ऐसा सेट है जिसके अंदर चार सेट आते हैं, क्लाइंट फोर से आपको पता चल रहा है, क्लाइंट फोर सेट, फोर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एलिमेंट क्या होगा, एक तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, एक ए आएगा, एक बी आएगा और एक ए बी आएगा। ए बी को कई ऑथर अलग से सी भी लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मेरा तो सबसे अच्छा तरीका रहता है लिखने का कि ए बी लिखो, क्योंकि इनके बीच में वैसे एक रिलेशन होता ही होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। सेल्फ इनवर्स मतलब ये आप ये भी कहते हैं, इनका ऑर्डर टू होता है सबका, जैसे ए का ऑर्डर टू, बी का ऑर्डर टू, ए बी का ऑर्डर टू। अब आपको ये लग रहा हो सर ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर अभी पढ़ाया भी नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए पहले बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है। ऐसे नहीं कि जब जो चीज हमने पढ़ी नहीं है तो उसके बारे में इतना सोच के कंफ्यूज क्यों ना कि ऑर्डर क्या होता है, अभी तो ये आएगा सर, अभी तो ये आएगा, मतलब पहले डरना नहीं है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करें, बस आप ये देखिए अभी तक जितना पढ़ा है वो सब समझ आ रहा है ना, वो सब इजी लग रहा है, तो आगे भी जब इजी लगेगा जब ऑर्डर पढ़ेंगे। बेसिकली जस्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करा दिया कि इस सेट की खासियत क्या होती है। इसी खासियत ये होती है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर टू होता है, मींस हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर टू है तो वो सेल्फ इनवर्स कहलाता है। तो ये इस ग्रुप की खासियत है, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी कई कई जगह यूज होगा, ठीक है, होता है कई कई जगह यूज। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है, स्टार्ट करूं तो मैं आपका एक और देखिए, और कुछ बेसिक सेट होता है तो वो बेसिक सेट, ठीक है, बेसिक सेट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि आर सेट, ठीक है, वो चलो मैं पहले से रफ करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, इसे नोट कर लो। अच्छा इसकी कार्डिनलिटी तो लिखी नहीं, इसकी मिटवा दिया पहले ही, वही मुझे लग रहा था कुछ चीज रह गई है, देखा स्पेस बचा हुआ था। कार्डिनलिटी क्या होती है इसकी, के बोल रहा है फिर नाम दे दो। इसी कार्डिनलिटी सिंपल दिख रही है, चार एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ आएगा, सिंपल के फोर फिक्स रहता है, तो चार एलिमेंट, चार इसकी कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे भुलवाया मत करो वरना कुछ रह जाता है कुछ पॉइंट, ठीक है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक सेट, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वो कौन से, जैसे आर रियल नंबर, ठीक है, जेड इंटीजर, क्यू रैशनल नंबर, ठीक है। अब जो थोड़े एक दो और सीख लीजिए, आर स्टार आएगा, आर स्टार को हम बेसिकली लिखते हैं आर माइनस जीरो, मतलब रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया। देखिए इसके मायने अलग पड़ जाते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे कि आर जो है एक ग्रुप नहीं बनता, और आर स्टार एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करो तो इसलिए मायने मतलब इनका फर्क पड़ता है। अगर किसी एक एलिमेंट को हटा रहे हैं तो अगर हम जीरो को हटा रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आर स्टार ऐसा होता है सिंपल, ऐसे क्यू स्टार क्या होगा, मतलब क्यू में से जीरो को हटा दो, ठीक है। कोई बोले सी स्टार क्या होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को हटा दो, ठीक है। तो ये सब सेट, ये तो सिंपल सेट है, ठीक है, ये आपको पता है, ये रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये इंटीजर है आपको पता है, ठीक है, ये क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। इनका भी थोड़ा आगे यूज होगा, थोड़ा आगे यूज होगा, ठीक है सबका। और बाकी आपको यही पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सी, और फिर इसका और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब हम आगे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तो सिंपल है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई नई चीज मैंने नहीं बता दी है, तो सबको पता है। बस ये थोड़ा बता दिया कि आर माइनस जीरो को लिखने का तरीका होता है आर स्टार, और फर्क पड़ता है। कोई सोचे सर जीरो को निकाले क्या फर्क पड़ गया, फर्क पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये ग्रुप नहीं होता अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पर ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब एक दो सेट में आपको जस्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपको, जो कि अब आगे है। एक सेट है 6 सेट, जो कि हम बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है, सेट ऑफ परमुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डायहेड्रल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसका आगे बहुत यूज होता है, जिसमें मैं आगे बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे परमुटेशन सेट भी इंपॉर्टेंट है और इसमें पढ़ना ही पड़ता है, मतलब अच्छे से इसे समझना भी पड़ता है। जैसे Q8 K4 ये सेट, ये तो सिंपल हो गए कि कुछ ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पर परमुटेशन और डायहेड्रल में काम जो है करना पड़ता है, ठीक है। और आगे उसके आगे सेट आता है ये GLNF, ठीक है, ये सेट, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं GLNF, ठीक है, ठीक है। तो मेनली ये होता है, ठीक है, GLNF ये मैट्रिक्स का सेट होता है, ठीक है, जिनका ऑर्डर n होता है और उनके एलिमेंट्स f फील्ड से आ रहे होते हैं, f मतलब फील्ड, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे आगे आएगा हमारा SL,
ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो फिक्स कर दिया जाता है, 1 आना चाहिए। ठीक है, SLN हो गया, GLN हो गया, और ठीक है, फिर आगे इनको आगे भी क्लासिफाई करेंगे कि आप देखिए मैंने बताया ना इसमें सब कुछ करेंगे हम, सब कुछ, एक इतनी चीज भी नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, सब कुछ करेंगे कि आप फाइनाइट फील्ड हो तो क्या रिजल्ट होता है, इनफाइनाइट फील्ड हो तो क्या होता है, यहाँ फाइनाइट फील्ड हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट फील्ड हो तो क्या होता है। ठीक है, सेट ऑफ परमुटेशन पूरा पढ़ेंगे। बट फिर सर आप पूछ रहे सर अभी तो आपने कहा था क्लासिफिकेशन सेट आप सारा पढ़ेंगे इसमें, फिर आपने ये सीधा ऐसे लिख के भी छोड़ दिया, ये नहीं कि आप पूरा निकाल रहे हैं जैसे और सबको पूरा कराया है। ठीक है, देखिए क्योंकि मैंने परमुटेशन जो सेट है ना उसको जब हम करते हैं ना तो वो अच्छा खासा बड़ा सेट है, इसमें थोड़ा दिमाग मतलब लगता है। और GLNF और SLNF है ना, ये जो सेट है इन्हें अगर हम ग्रुप के बाद करें, ठीक है, जब हम ग्रुप पढ़ लें तो क्योंकि ये सेट मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर उससे पहले हमें थोड़ी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फील्ड का यूज हो रहा है तो फील्ड से पहले एक्चुअली अगर चलो आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि भाई ग्रुप होता क्या क्या है, थोड़ा रिंग थोड़ा फील्ड में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ परमुटेशन GL SL ये सब हम अब आगे स्टार्ट करेंगे। हम बेसिकली अब जो है ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप बेसिक डेफिनेशन से ग्रुप होता क्या है। ठीक है, फिर उसी के बीच में हम पूरा सेट ऑफ परमुटेशन पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि छोड़ दिया गया, सेट ऑफ परमुटेशन पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। सिमिलरली GLF पे भी SL में भी पूरा पूरा करा जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीधा मेन ग्रुप पे आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए क्या कीजिए, आप जितने सेट्स बताए इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़े एलिमेंट लिख के देखिए, D6 के एलिमेंट लिख के देख लीजिए। ठीक है, और बाकी इनको अब हम ग्रुप के आगे ही स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।